नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम बात कर रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों पर। और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की बात करें तो अब तक हम राजस्थान के 3 भौतिक प्रदेशों पर अपनी चर्चा कर चुके हैं। अगला हमारा जो भौतिक प्रदेश बचा हुआ है वो बचा हुआ है हाड़ौती का पठारी प्रदेश। हाड़ौती के पठारी प्रदेश जो है, इसकी विशेषताएं जो है, हालांकि कमी विशेषताएं, इनकी विशेषताओं की बात करें तो देखिए, पहले बात कर लेते हैं मैप पर। तो ये है हमारी अरावली पर्वतमाला। ये एक राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करने वाली पर्वतमाला है, जिसका नाम क्या है? अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसी तरह यहाँ मध्य प्रदेश में एक पर्वतमाला फैली हुई है, उसका नाम क्या है? विंध्याचल पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला? विंध्याचल पर्वतीय प्रदेश या पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला। ये कहाँ पर फैली हुई है? ये मध्य प्रदेश में है और ये राजस्थान में। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य विंध्याचल पर्वतमाला, या ऐसे कह लो अरावली पर्वतमाला के मध्य एक पठारी भूभाग स्थित है। कैसा भूभाग? पठारी भूभाग स्थित है। इस पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है हाड़ौती के पठारी प्रदेश। हाड़ौती के पठारी प्रदेश के नाम से, हाड़ौती का पठारी क्षेत्र कह लो, इसका दूसरा नाम मिलता है, वो मिलता है चूंकि ये राजस्थान के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है, इसलिए इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। 2 नाम है इसके, हाड़ौती का पठारी प्रदेश या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ये कहाँ पर फैला हुआ है? अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य एक संक्रांति प्रदेश के रूप में जो फैला हुआ है, वो कौन सा पठारी क्षेत्र फैला हुआ है? हमारा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। बात करें दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की, तो इसका जो निर्माण है वो निर्माण कहा जाता है कि इसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार द्वारा हुआ है। किससे? ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा से हुआ है। उद्गार से निकले लावा द्वारा हुआ है। लावा द्वारा हुआ है। तो हाड़ौती के पठारी प्रदेश का जो निर्माण हुआ है, किससे हुआ है? ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा द्वारा हुआ है। मतलब यहाँ पर पहले कार्बोनीफेरस काल में इसकी उत्पत्ति हुई। कार्बोनीफेरस काल में यहाँ पर क्या था? कार्बोनीफेरस काल में यहाँ पे ज्वालामुखी थे। क्या थे? ज्वालामुखी थे। इन ज्वालामुखियों में क्या हुआ? फिर उद्गार हुआ। ज्वालामुखी में क्या हुआ? उद्गार। उद्गार का मतलब ये फट गए। ज्वालामुखी जो है क्या हो गए? हमारे फट गए। ज्वालामुखियों के फटने के उपरांत इनमें से जो लावा निकला, वो लावा क्या हुआ? इन प्रदेशों में जम गया और इस तरह से इस भूभाग का निर्माण हुआ। मतलब एक पठारी क्षेत्र का निर्माण हो गया। तो निर्माण किस काल में हुआ? कार्बोनीफेरस काल में इसका निर्माण हुआ। ये अवशेष किसका माना जाता है? ये जो पठारी क्षेत्र है वो किसका अवशेष माना जाता है? तो ये माना जाता है अवशेष किसका? गोंडवानालैंड का। ये किसका अवशेष माना जाता है? गोंडवानालैंड का। मैंने आपको राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश अभी तक बतला दी हैं। उसमें से मैंने आपको बतलाया होगा कि मरुस्थलीय जो प्रदेश है वो किसका अवशेष है? टेथिस सागर का। इसी तरह मैंने बतलाया होगा अरावली पर्वतीय प्रदेश किसका अवशेष? हमारा गोंडवानालैंड का। इसी तरह मैंने बताया होगा पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है किसका अवशेष है? टेथिस सागर का। और हमारा हाड़ौती का जो पठारी क्षेत्र है वो भी किसका अवशेष है? गोंडवानालैंड का अवशेष है। ठीक है ना? तो इस तरह से हमारे राजस्थान के 4 भौतिक भाग हैं जो विभिन्न भागों से मिलकर बने हुए हैं। 2 टेथिस सागर से, 2 गोंडवानालैंड के अवशेष हैं राजस्थान में। बात करें इस प्रदेश की विशेषताओं की, तो इस प्रदेश में राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, पहले बात कर लें इसके अक्षांशीय देशांतरी विस्तार की। ठीक है ना? इसके विस्तार की बात करें, यहाँ लिख देता हूं मैं। विस्तार की बात करें तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार,
अक्षांशीय विस्तार जो है इसका वो है हमारा 23 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, उत्तरी अक्षांश तक। तो इसका अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 23 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 25 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। जिलों की बात करें तो ये आता है हमारा बांसवाड़ा जिले में, बांसवाड़ा जिले में, और ये जो आता है वो आता है हमारा भीलवाड़ा जिले में। ये किस जिले में आता है? भीलवाड़ा में, ठीक है ना। तो दक्षिण में जो अक्षांशीय विस्तार है इसकी सीमा जो लगती है बांसवाड़ा जिले से, उत्तर में किससे? भीलवाड़ा जिले से लगती है। बात करें इसके देशांतरीय विस्तार की, देशांतरीय विस्तार, तो इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो है हमारा 73 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 73 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 75 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। या मैप पे लिखना चाहो तो मैप पे लिख लो। ये वाला जो हिस्सा है इसकी ये सीमा तो कौन सी हमारी? 73 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर। और ये वाली जो सीमा है ये कौन सी है? 75 डिग्री 50 मिनट, 75 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर। ये वाली जो सीमा है इसकी बांसवाड़ा जिले से जो लगती है वो कितनी हमारी? 23 डिग्री 10 मिनट, 23 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश। और ये वाली सीमा कौन सी हमारी? 25 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश, 25 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है ना। तो इसकी सीमाएं होगी हमारी। बात करें इसकी सीमा के बाद क्षेत्रफल की, हाड़ौती के पठारी प्रदेश के क्षेत्रफल की, तो ये जो क्षेत्र है हमारा वो राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 7% हिस्सा रखता है। कितना प्रतिशत हिस्सा रखता है? 7% हिस्सा रखता है। बात करें जनसंख्या की तो इस प्रदेश में राजस्थान की लगभग 11% जो है जनसंख्या निवास करती है। कितनी? 11% जनसंख्या निवास करती है। बात करें वर्षा की तो इस भौतिक प्रदेश में राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा होती है, लगभग 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर से ऊपर ही होती है, 100 से 120 के मध्य में। बात करें शामिल जिलों की, शामिल जिले कौन कौन से हैं? तो शामिल जिलों की बात करें तो 4 जिले तो हैं, वो तो हमारे हाड़ौती प्रदेश के आते हैं जिनमें हाड़ौती बोली जाती है। वो कौन से हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। उसके बाद में 2 जिले और आते हैं, एक तो हमारा दक्षिणी भीलवाड़ा आता है, दक्षिणी भीलवाड़ा, और एक जो रावतवाड़ा भैंसरोड़गढ़ वाला स्थान है ना चित्तौड़गढ़ जिले का, तो वो आता है हमारा चित्तौड़गढ़ का हिस्सा, जो कटा हुआ हिस्सा है ना चित्तौड़गढ़ का वो आता है चित्तौड़गढ़। तो इस तरह से हाड़ौती के प्रदेश में कुल कितने जिले शामिल हैं? 6 जिले शामिल हैं। पूर्णतः 4 जिले हैं, थोड़ा सा हिस्सा भीलवाड़ा जिले का आता है और थोड़ा सा जो कटा हुआ हिस्सा है चित्तौड़गढ़ जिले का वो आता है, ठीक है ना। उसके बाद में अगली विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की क्या पाई जाती हैं? पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। एक पहाड़ियाँ तो जैसे कि हमारी जो झालावाड़ जिला है ना, झालावाड़ जिले में एक चांदबाड़ी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में पाई जाने वाली पहाड़ियों को, झालावाड़ जिले के चांदबाड़ी क्षेत्र में पाई जाने वाली पहाड़ियों को डग गंगधार की भूमि कहा जाता है। किसकी भूमि? डग गंगधार की पहाड़ियाँ कहा जाता है। डग गंगधार की पहाड़ियाँ कहा जाती है। कहाँ पर पाई जाती हैं डग गंगधार की पहाड़ियाँ? चांदबाड़ी झालावाड़ में, चांदबाड़ी झालावाड़ में। यहाँ पर एक विशेषता बारा जिले में और पाई जाती है। बारा जिले में हमारी कुछ विशेष प्रकार की आकृति की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें घोड़े के नाल की आकृति की पहाड़ियाँ कहते हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं? हमारी बारा जिले में पाई जाती हैं। तो घोड़े के नाल की आकृति की पहाड़ियाँ किस जिले में? राजस्थान के किस जिले में पाई जाती हैं? बारा जिले में। और डग गंगधार की भूमि कह लो या डग गंगधार की पहाड़ियाँ कह लो, कहाँ पर स्थित हैं?
चांदबाड़ी झालावाड़ में स्थित है। ये भी इसकी दो विशेषता है। उसके बाद में एक क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है वो बनता है नदियों के आधार पर, मतलब किस प्रदेश को कौन सी नदियाँ प्रभावित करती है। तो पहले नदियों को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर एक देख लेते हैं कि हाड़ौती के पठारी प्रदेश को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से हैं हाड़ौती के पठारी प्रदेश के? तो वो दो भाग हैं हमारे, एक तो है दक्कन का लावा पठार और एक है विंध्यन कगार भूमि। एक तो हमारी विंध्यन कगार भूमि, विंध्यन कगार भूमि, और एक है हमारा दक्कन का लावा पठार, दक्कन का लावा पठार। तो हाड़ौती के पठारी प्रदेश को कुल कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से क्षेत्रों में? विंध्यन कगार भूमि और दक्कन का लावा पठार। अब बात करते हैं इन दोनों के पठारों की कुछ विशेषताओं की। तो देखिए, तो इनकी विशेषताओं को देखिए मैं यहीं पे बता देता हूँ। विंध्यन कगार भूमि की विशेषता और दक्कन के लावा पठार की जो विशेषता है, इनकी एक एक विशेषता है वो आप याद रख लेना। जैसे कि दक्कन के लावा पठार की विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर दक्कन के लावा पठार में एक पठार आता है। कौन सा सम्मिलित पठार है? दक्कन के लावा पठार में हमारा एक पठार आता है जो भैंसरोडगढ़ से कहाँ तक फैला हुआ है? बिजौलिया तक फैला हुआ है। उसका नाम है हमारा ऊपरमाल का पठार। कौन सा पठार? ऊपरमाल का पठार, ऊपरमाल का पठार। तो आप इसको ऐसे लिख लेना कि ऊपरमाल का पठारी क्षेत्र जो है वो किसका भाग है? वो है हमारे दक्कन के लावा पठारी क्षेत्र का भाग है। और इसकी एक विशेषता जो आती है, दक्कन के लावा पठार में ही बलुआ पत्थरों से निर्मित, बलुआ पत्थरों से निर्मित चट्टानें मिलती हैं। बलुआ पत्थरों से निर्मित चट्टानें पाई जाती हैं, निर्मित चट्टानें पाई जाती हैं। तो बलुआ पत्थरों से निर्मित चट्टानें कहाँ पर पाई जाती हैं? दक्कन के लावा पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। एक बार मैं देख लेता हूँ कि आपको ये दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो दिखाई दे रहा है आपको। तो दक्कन के लावा पठार की आप दो विशेषता याद रख लेना। ऊपरमाल का पठार जो है वो किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? तो वो है हमारा दक्कन के लावा पठारी क्षेत्र का हिस्सा है। और इसकी एक विशेषता क्या है कि इस पठारी क्षेत्र में, दक्कन के लावा पठारी क्षेत्र में जो चट्टानें पाई जाती हैं वो किस प्रकार के पत्थरों से निर्मित हैं? बलुआ पत्थरों से निर्मित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक हमारे विंध्यन कगार भूमि वाला, इसका भी आप एक विशेषता याद रख लेना। इस पठारी क्षेत्र, ये जो फैला हुआ है विंध्यन कगार भूमि, ये बनास तथा चंबल के, बनास तथा चंबल नदियों के, चंबल नदियों के दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। दक्षिण तथा पूर्व दिशा में स्थित है। या ऐसे लिख लो, दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है, दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। ठीक है ना। तो विंध्यन कगार जो भूमि है बनास तथा चंबल नदियों की किस दिशा की ओर स्थित है? ये हमारी दक्षिण पूर्व दिशा की स्थित है। विंध्यन कगार भूमि का ही एक हिस्सा आता है, एक पठार आता है। वो पठार आता है हमारा किसका? एक तो बोलते हम इसको पहले मेसा का पठार कह लो या फिर कह लो मेवाड़ का पठार। तो विंध्यन कगार भूमि का ही जो हिस्सा है वो कौन सा पठार है? हमारा मेवाड़ का जो पठारी क्षेत्र है वो किसका हिस्सा है? विंध्यन कगार भूमि का। तो ऐसे लिख लेना आप, मेवाड़ का पठारी क्षेत्र, मेवाड़ का पठारी क्षेत्र इसी भूमि का हिस्सा है। किस भूमि का? विंध्यन कगार भूमि का हिस्सा है। तो ये दक्कन के लावा पठार, हाड़ौती के पठारी प्रदेश को हमने दो भागों में बांटा, विंध्यन कगार भूमि और दक्कन के लावा पठार। इनकी दोनों की क्या क्या है? एक एक दो दो विशेषताएं वो आप याद रखना। एक क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है वो बनता है नदियों के आधार पे कि विंध्यन कगार भूमि को कौन सी नदी प्रभावित करती है, दक्कन के लावा पठार को कौन सी नदी प्रभावित करती है, या फिर ऐसे आ जाता है हाड़ौती के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी प्रभावित करती है। और कभी कभी पूछ लेते हैं कि ऊपरमाल के पठारी क्षेत्र को कौन सी नदी प्रभावित करती है। तो आप यहाँ से सीधा ही सीधा क्वेश्चन बनेगा वो याद रखना। देखिए, अगर हाड़ौती के पठारी क्षेत्र की पूछे, हाड़ौती के पठारी क्षेत्र की आपसे पूछे कि हाड़ौती के पठारी क्षेत्र को कौन सी नदी प्रभावित करती है, तो आप कौन सी नदी बताओगे? आप बताना चंबल नदी। हाड़ौती के पठारी क्षेत्र को कौन सी नदी प्रभावित करती है? चंबल नदी, चंबल नदी। आप लिख लेना इसको।
ऐसे लिखना, हाड़ौती के पठारी क्षेत्र को चंबल नदी प्रभावित करती है। सीधा की सीधा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, ठीक है ना। एक बनेगा यहाँ से कि ऊपर माल के पठारी क्षेत्र को कौन सी नदी प्रभावित करती है, तो ऊपर माल के पठारी क्षेत्र को हमारी बामनी नदी प्रभावित करती है। कौन सी? बामनी नदी, या इसका नाम और भी आता है ब्राह्मणी भी आता है। तो ऊपर माल के पठारी क्षेत्र को कौन सी नदी प्रभावित करती है? हमारी बामनी नदी। एक पूछा जाएगा कि दक्कन के लावा पठारी क्षेत्र को कौन सी नदी प्रभावित करती है, तो दक्कन के लावा के पठारी क्षेत्र को हमारी काली सिंध नदी प्रभावित करती है। कौन सी नदी? काली सिंध नदी। दक्कन के जो लावा पठारी क्षेत्र है उसको कौन सी नदी प्रभावित करती है? काली सिंध नदी प्रभावित करती है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि विंध्यन कगार भूमि को कौन सी नदी प्रभावित करती है, तो विंध्यन कगार भूमि को हमारी पार्वती नदी प्रभावित करती है। कौन सी नदी? पार्वती नदी। विंध्यन कगार भूमि को कौन सी नदी प्रभावित करती है? पार्वती नदी प्रभावित करती है। तो इस तरह से इस चार भागों की चार नदियां हैं, आप याद रख लेना। हाड़ौती के पठारी क्षेत्र को पूछे कि हाड़ौती के पठारी क्षेत्र को कौन सी नदी प्रभावित करती है, तो हाड़ौती के पठारी क्षेत्र को चंबल नदी प्रभावित करती है। आप आंसर क्या बताओगे? चंबल नदी। अगर आपसे पूछे कि दक्कन के लावा पठारी क्षेत्र को कौन सी नदी प्रभावित करती है, तो आप क्या बताओगे? काली सिंध नदी प्रभावित करती है। अगर आपसे पूछे कि ऊपर माल के पठारी क्षेत्र को कौन सी नदी प्रभावित करती है, तो कौन सी बताओगे आप? बामनी नदी। इसका दूसरा नाम आता है ब्राह्मणी नदी भी आता है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन पूछेगा कि विंध्यन कगार भूमि को कौन सी नदी प्रभावित करती है, तो आप क्या बताओगे? पार्वती नदी प्रभावित करती है, ठीक है ना। हालांकि ये पार्वती कौन सी है? पार्वती सेकंड है। ये नदी कौन सी है? पार्वती सेकंड। हम जो पार्वती फर्स्ट पढ़ते हैं ना, वो पढ़ेंगे धौलपुर, करौली, इस वाली जो नदी में बहती है ना हमारी, वो है पार्वती फर्स्ट, ठीक है ना। ये कौन सी है? पार्वती सेकंड है, जो चंबल की सहायक बनती है हमारी, ठीक है। तो ये था तुम्हारा हाड़ौती का पठारी क्षेत्र, जो एक भौतिक प्रदेश आपका बचा हुआ था। इस तरह से आपके राजस्थान के चारों भौतिक प्रदेश जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। हालांकि मैंने इसमें कम ही कराया है, क्योंकि कम क्यों कराया है कि देखिए अभी 2-3 एग्जाम जो हैं वही होंगे, उसके बाद में छोटे छोटे एग्जाम है, उनमें कुछ बहुत नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में जो बड़ी भर्तियाँ आएंगी उससे पहले हो सकता है तुम्हारा राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है वो चेंज हो जाए, तो हो सकता है ज्योग्राफी कुछ आंकड़े बदल जाएं, तो मेरे को जल्द ही राजस्थान की जो भूगोल है वो दोबारा स्टार्ट करानी पड़ेगी, तो इसलिए इसमें कमी कराया है मैंने। जितना भी कराया है वो मेरे ख्याल से जो भर्तियाँ आने वाली हैं उनके हिसाब से ठीक कराया है, ठीक है। आगे बात करें तो भौतिक प्रदेशों के बाद में राजस्थान की ज्योग्राफी में हमारा जो बिंदु आता है वो आएगा। इससे पहले हम नदियाँ पढ़ लेंगे या झीलें पढ़ लेंगे। अपवाह तंत्र वाला टॉपिक लगता है, तो अपवाह तंत्र में ही नदियाँ आती हैं हमारी, झीलें आती हैं, बांध भी आते हैं, तो कोई सा भी एक बिंदु है वो उठा लेंगे। उसके बाद में आपके लिए मैं एक सूचना और दे देता हूँ कि जल्द ही हम जो है भारत की ज्योग्राफी वो है चालू करने वाले हैं, तो आप ये तो पढ़ ही रहे हो, साथ में भारत की भूगोल भी हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।